तो वंस अगेन फिर से स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल स्टडी विद रितेश में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2017 का प्रीवियस पेपर करेंगे। किस सब्जेक्ट्स का करेंगे जी? तो फिजिक्स का। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स का पेपर आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। और कौन सी ईयर का रहेगा? 2017 का रहेगा। तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, विनती है, यदि आप लोग इस चैनल पे न्यू हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और दोस्तों पीडीएफ के लिए पीडीएफ के लिए जो है आप लोग हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जल्दी से आपको टेलीग्राम पे जाना होगा, वहाँ स्टडी विद रितेश सर्च करना होगा और हमारे इस चैनल पे जुड़ जाना होगा, जहाँ पर आपको हर एक तरह का पीडीएफ मिलेगा और अपडेट भी मिलेगा पैरामेडिकल के रिगार्डिंग। कब एग्ज़ाम फॉर्म आया, कब कैसे क्या हुआ, काउंसलिंग वगैरह हर एक चीज़ जो है आपको वहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। तो अभी तुरंत जाइए और टेलीग्राम चैनल को ओपन कीजिए और वहाँ सर्च कीजिए स्टडी विद रितेश और हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की क्लास में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी आज की क्लास दोस्तों। जल्दी से हर एक स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर देंगे। हाँ जी, कैसे हो आप लोग पहले बताओ? सभी ठीक हो? आप सभी ठीक हो जी? चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी मैं भी ठीक हूँ। हाँ तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन है दृष्टि वैषम्य, चौथा ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष। यानी किसके निवारण के लिए हम लोग कनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे? तो जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन बी यानी निकट दृष्टि दोष, देन आप लोग का आंसर सही है। तो बच्चों निकट दृष्टि दोष यानी जिसको मायोपिया कहते हैं हम लोग, है ना, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, तो इसमें जो है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? यानी निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो बच्चों अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। अब इसमें होता क्या है बच्चों? तो इसमें जो नज़दीक की वस्तु है ना, इसमें क्या होता है, जो नज़दीक की वस्तु है वो साफ साफ दिख जाती है ना, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख पाती। ठीक है, तो इस चीज़ का निवारण करने के लिए यानी निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए, है ना, हम लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे यानी कनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष के बारे में, जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं इंग्लिश में, है ना, दूर दृष्टि दोष। इसके बारे में भी जान लेते हैं, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? बता दीजिए। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए, है ना, इस चीज़ का निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो जी हाँ दोस्तों, उत्तल लेंस का, यहाँ पे उत्तल लेंस का यानी कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हाँ। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है ना कि जो दूर की वस्तु है उसको आप लोग साफ साफ देख सकते हो, है ना, दूर की वस्तुएं विजिबल होती हैं, लेकिन बच्चों नज़दीक की वस्तु है इसको साफ नहीं देखा जा सकता, यानी इसमें नज़दीक की जो वस्तु होती है वो नहीं दिख पाती अच्छे से। आ रही है बात समझ में? तो ये आपका दूर दृष्टि दोष हो गया। तो दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जरा दृष्टि दोष के बारे में, जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। इसके बारे में भी जान लीजिए। जरा दृष्टि दोष इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो बच्चों इसमें होता क्या है कि इसमें व्यक्ति जो है ना दूर और पास दोनों वस्तुओं को जो है स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इसमें जो व्यक्ति है वो दूर और पास मतलब कहीं की भी वस्तुओं को जो है स्पष्ट तरीके से नहीं देख पाता है, साफ नहीं देख पाता है। और इस दोष का निवारण के लिए हम लोग द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसीय लेंस यानी बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस दृष्टि दोष का निवारण के लिए हम लोग द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसको बायोफोकल लेंस भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, आ रही है बात समझ में? हाँ जी, तो ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन गए एक क्वेश्चन से। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, किसका भार न्यूनतम है?
ऑप्शन में दे रखा है मंगल, शुक्र, बुध, पृथ्वी। किसका वेट जो है मिनिमम होगा इन चारों में से? मंगल यानी मार्स, शुक्र यानी वीनस, बुध यानी मरकरी, पृथ्वी यानी अर्थ। तो जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे तो वेरी गुड, है ना। किसका भार सबसे कम होता है? तो बुध का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो न्यूनतम पूछेगा कि भाई किसका भार जो है न्यूनतम होता है, तो वो बुध का होता है, यानी मरकरी का होता है। और यदि मैं आप लोगों से ये पूछ लूँ कि किस ग्रह का भार सबसे ज़्यादा होता है, यानी किस प्लैनेट का वेट सबसे ज़्यादा होता है, अधिकतम भार पूछूं, तो क्या जवाब दीजिएगा? क्या जवाब दीजिएगा? किस ग्रह का भार सबसे ज़्यादा होगा? तो ये बच्चों होता है किसका? बृहस्पति का, जिसको जुपिटर कहते हैं हम लोग, ये याद रखना, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग एक नज़र ऑप्शन पे भी डाल लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ था मंगल, तो मंगल तो होगा नहीं, ठीक है, लेकिन मंगल के बारे में भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको देख लीजिए। जैसे मंगल ग्रह जो है इसको क्या कहा जाता है बच्चों? मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट भी कहते हैं, इसको लाल ग्रह के नाम से भी जो है जाना जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, जैसे देखिए मंगल ग्रह को तो लाल ग्रह के नाम से जाना ही जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, कितने सैटेलाइट हैं? तो ये बच्चों दो हैं, आपको याद रखना है कौन कौन से। एक होता है फोबोस, एक होता है डाइमोस, ठीक है, डाइमोस। तो ये याद रखना है आपको। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। उपग्रह कितने? इसके 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिबोस भी कहते हैं, या डाइमोस भी कह सकते हो, डिबोस भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग शुक्र के बारे में। तो बच्चों शुक्र के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये क्या है, वीनस जो है, शुक्र, ये सबसे चमकीला ग्रह होता है, सबसे चमकीला ग्रह होता है, ठीक है। और इसको जो है बच्चों सूर्य का तारा, दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में, यानी वीनस के बारे में। तो बच्चों इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला यानी जो बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो, एकदम चमकता हो, वो कौन सा प्लैनेट है? तो वो आपका शुक्र ही है, यानी वीनस ही है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम वाला ग्रह कौन सा है? बताइए, पृथ्वी के सर्वाधिक यानी सबसे निकटतम वाला ग्रह, पृथ्वी के जो सबसे निकटतम वाला ग्रह है वो कौन सा है? तो ये भी बच्चों आपका कौन सा है? शुक्र ही है, यानी वीनस ही है। अब देखो इसको बच्चों भोर का तारा, याद रखना है, इसको भोर का तारा, सांझ का तारा से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछ लेता है कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, या फिर सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है बच्चों? तो ये वीनस को ही कहा जाता है, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं बच्चों आपको याद कर लेना है। हाँ देखिए, एक और पूछ लेता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन से किस ग्रह को जाना जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है बच्चों? तो ये भी जो है शुक्र यानी वीनस को ही कहा जाता है, ठीक है। हाँ चलिए, अब बचा ऑप्शन नंबर सी यानी बुध ग्रह। तो बुध ग्रह जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? मरकरी कहते हैं, हम लोग मरकरी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही पूछता है कि बच्चों सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है, यानी सूर्य के नज़दीकी वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये हमारा बुध ही है, यानी मरकरी है। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि किस ग्रह का भार न्यूनतम है, सबसे कम है, तो ये आपका बुध ही है ना, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेंगे हम लोग पृथ्वी यानी अर्थ के बारे में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं बन जाते हैं आपके एग्जाम्स में, कि एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि नीला ग्रह से हम लोग किस ग्रह को जानते हैं? ब्लू प्लैनेट से हम लोग किस प्लैनेट को जानते हैं? तो ये पृथ्वी को जानते हैं। और अगला क्वेश्चन ये बन जाता है कि दूरी के आधार पर पृथ्वी जो है वो सूर्य से कौन से स्थान पर है? पृथ्वी का रैंकिंग क्या है सूर्य से, बता दीजिए। दूरी के आधार पर, चलिए लिख देता हूँ, दूरी के आधार पर पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी, वो सूर्य से कौन से स्थान पर है? हमारी पृथ्वी कौन से स्थान पर है? जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। दूरी के आधार पर जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, ये सूर्य से कौन से स्थान पर है?
बता दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये तीसरे नंबर पे है, यानी ये तीसरा ग्रह है। ठीक है, तीसरा, पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पर आती है। ठीक है, हाँ जी, तीसरे नंबर पर आती है, आपको याद रखना है। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं कि पहले और दूसरे स्थान पर कौन सा प्लैनेट आता है, बताइए। यानी दूरी के आधार पर, जैसे सूर्य के बाद जो है पहले स्थान पर कौन सा ग्रह आएगा, बताइए। पहले और दूसरे स्थान पर कौन आता है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम सन, बताइए। तो डिस्टेंस फ्रॉम सन, यानी दूरी के आधार पर जो सबसे पहला ग्रह है सूर्य से, बताइए वो कौन है। यानी सबसे नज़दीकी का ग्रह कौन सा होगा, मरकरी होगा, बुध होगा, है ना, जो कि सूर्य का नज़दीकी ग्रह भी कहलाता है। दूसरे स्थान पर कौन है, ये है वीनस, यानी शुक्र जिसको कहते हैं। ठीक है, तो दूरी के आधार पर है ये। और तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी है, यानी अर्थ। ठीक है, तो इतना पता चल गया। हाँ, तो दूरी के आधार पर पृथ्वी जो है, पृथ्वी ये सूर्य से कौन से स्थान पे है, तो थर्ड स्थान पर है। सेकंड स्थान पर कौन है, सूर्य से सेकंड स्थान पर कौन सा ग्रह आता है, तो ये मतलब दूरी के मामले में, हाँ, तो ये वीनस आता है। और सबसे फर्स्ट में कौन से है, तो ये मरकरी है, जिसको सूर्य का नज़दीकी ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे किस ग्रह में कोई भी वायुमंडल नहीं होता, किस प्लैनेट में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वो कौन सा ग्रह है जी, मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति। जल्दी जवाब दीजिएगा। किस प्लैनेट में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, कोई भी वायुमंडल नहीं होता। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन सी यानी बुध ग्रह, देन आप लोग का आंसर जो है करेक्ट है, मरकरी, है ना। हाँ, तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कोई भी वायुमंडल नहीं है, इस ग्रह पे कोई भी वायुमंडल नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते भी हो कि सूर्य की परिक्रमा बुध ग्रह जो है कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है, बताइए। तो सूर्य की परिक्रमा बुध ग्रह कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है, जल्दी बताना है। सूर्य की परिक्रमा करने में बुध जो है ये कितने दिनों का समय लेता है बच्चों, तो वेरी गुड, 88 दिन, है ना। तो सूर्य की परिक्रमा 28 दिन में कर लेता है कौन, मरकरी, यानी बुध ग्रह। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन जो हैं, ये फैक्ट जो है आपको याद रखना है। और जैसा कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चले तो मंगल ग्रह के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, शुक्र ग्रह के बारे में भी बताया था, बृहस्पति के बारे में भी बताया था। ठीक है, हाँ। अच्छा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, बताइए तो। हाँ, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्लास ओवर हो जाने के बाद बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि सोलर सिस्टम में यानी सौरमंडल में जो सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन है। ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि की गति न्यूनतम होगी, किस मीडियम में जो साउंड है उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी। ऑप्शन है वायु, पारा, समुद्री जल, एल्कोहल। तो जी हाँ दोस्तों, जवाब दीजिए, किस मीडियम में साउंड की वेलोसिटी एकदम मिनिमम रहेगी, यानी कम रहेगी। हाँ, तो बता दीजिए जल्दी से। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोगों का आंसर करेक्ट है। तो जी हाँ दोस्तों, वायु में ध्वनि की चाल जो है बच्चों न्यूनतम होगी, सबसे कम होगी। कैसे, तो आइए अब इसको एक समझ लीजिए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, वो किस में होता है, वो सॉलिड में होता है। ठीक है, फिर उससे कम लिक्विड में होता है, फिर उससे कम किस में होता है, गैस में होता है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग, ध्वनि की चाल, वेलोसिटी ऑफ साउंड किस में होगा, सॉलिड वस्तु में होगा, सॉलिड। उससे कम लिक्विड में होगा, और फिर उससे कम गैस में होगा। और किस में नहीं होगा, किस में ध्वनि का संचरण नहीं होता, बता दीजिए। किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं होगा, तो निर्वात में नहीं होता है, यानी इन वैक्यूम साउंड कैन नॉट ट्रेवल, है ना। वैक्यूम में, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। तो अब आप देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, वायु, पारा, समुद्री जल, एल्कोहल। तो बच्चों पारा क्या है, पारा एक तरह का लिक्विड है। पारा क्या होता है एच जी, एक तरह का लिक्विड है। उसके बाद देखिए समुद्री जल लिक्विड है, यानी ये भी जो है सी लिक्विड में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एल्कोहल, ये भी जो है बच्चों क्या है, आपका लिक्विड है। ठीक है, और वायु क्या है, गैस है।
वायु क्या है बच्चों, एयर, ये गैस है। तो आप ही बताइए, देखिए सॉलिड वस्तु तो दिया नहीं था ऑप्शन में, लिक्विड दिया था, ये तीनों लिक्विड दिया था। तो लिक्विड में आप लोग देख पा रहे हैं गैस से ज़्यादा होता है ध्वनि का संचरण, ज़्यादा होता है ना लिक्विड में, गैस की तुलना में जो ध्वनि का संचरण होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, वो ज़्यादा होता है। और सबसे कम किस में होगा, गैस में ही होगा। तो वायु क्या है, वायु एक तरह का क्या है, गैसों का मिश्रण है। हवा क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है। तो हवा में ध्वनि की गति जो है वो न्यूनतम होगी। तो ऑप्शन ए आया समझ में, ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं कि ध्वनि का संचरण किस माध्यम में सबसे तेज होता है, तो सॉलिड में होता है। अब सॉलिड में जैसे कई सारा ऑप्शन आ जाएगा, एल्युमिनियम आ जाएगा, कांच आ जाएगा, समझ पा रहे हो ना। हाँ, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये रिलेशनशिप भी याद रखना है, पूछा गया था ये कि सबसे ज़्यादा जो है ध्वनि का संचरण सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और उससे कम जो है किस में होता है, गैस में होता है। ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, तो बच्चों क्लास समझ में आ रही है, जल्दी से मैसेज में कीजिए। तो समझ में आ रहा है तो यस लिखिएगा बच्चों, और एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है हर एक स्टूडेंट को। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए एक लाइक दे दीजिए, और इसी तरह से मुझे मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हुक का नियम इससे संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी प्रतिबल, ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, हुक का नियम किससे संबंधित है जी? तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन सी यानी प्रतिबल, देन आप लोगों ने जवाब सही दिया है। अब देखिए दोस्तों, इनका जो नियम था हुक का नियम, ये आप लोग सुनिएगा ना तो बहुत हंसी आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई नई बात नहीं है। इन्होंने ये जो नियम दिया हुआ है ना, वो हर एक इंसान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है इनका नियम, लेकिन इन्होंने ये नियम को जो है दे दिया बुक में, तो ये इसीलिए साइंटिस्ट हो गए और ये विश्व विख्यात हो गए। ठीक है, अब देखिए पहले बात करेंगे कि प्रतिबल क्या होता है। तो बच्चों प्रतिबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दबा देना, दबा देना। ठीक है, दबा देना। और इसमें एक आएगा विकृति। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? विकृति का मतलब होता है आपका एक तरह से आकार में चेंजेस आना, आकार में परिवर्तन होना, आकार में चेंजेस आना, आकार में परिवर्तन होना। ठीक है, यानी प्रतिबल को इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं, विकृति को क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये जो प्रतिबल है, ये प्रतिबल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? विकृति के। ठीक है, तो अब ये देखिए, इस चीज़ को मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, आप लोग समझिए और देखिए। ठीक है, अब देखिए ये हुक जो थे साइंटिस्ट बहुत ही चालाक आदमी थे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा बच्चों कि आप किसी भी चीज़ पर प्रतिबल लगाइएगा यानी स्ट्रेस लगाइएगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? विकृति के, यानी डिफॉर्मेशन के। तो इतना तो सब कोई जानता है यार। जैसे देखिए, मान लीजिए ये बोतल है, ठीक है, अब इस बोतल पर आप लोग प्रतिबल लगाइएगा तो डिफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? विकृति में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? विकृति का मतलब क्या होता है? आकार में चेंज, आकृति में चेंज, तो हुआ कि नहीं हुआ? तो मान लीजिए जितना ज़्यादा प्रतिबल लगाइएगा उतना ही ज़्यादा विकृति होगा, उतना ही ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा, होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, बस इतना छोटा सा इन्होंने बात कह दिया और ये आज देखिए साइंटिस्ट हो गए। इनका नियम हम लोग पढ़ते हैं, तो हुक का नियम कुछ है नहीं, बस यही कहा गया है कि आप लोग किसी भी वस्तु पर जितना ज़्यादा प्रतिबल लगाइएगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाइएगा, उतना ही ज़्यादा विकृति होगा। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है पास्कल सेकंड, इसकी इकाई मात्रक है। किसकी इकाई मात्रक है ये पास्कल सेकंड? ऑप्शन दिया हुआ है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी प्रतिबल, ऑप्शन सी विकृति, ऑप्शन डी श्यानता। जल्दी से जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन डी, देन आप लोग का आंसर सही है। हाँ जी, श्यानता। श्यानता का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? श्यानता। श्यानता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों? इसका ऐसा ही मात्रक पॉइस भी होता है, और साथ ही साथ बच्चों याद रखना है पास्कल सेकंड भी होता है, पास्कल सेकंड भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं, है ना। श्यानता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? विस्कोसिटी बोलते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये ऑप्शन है
पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के बारे में आपको बताना होगा कि पृष्ठ तनाव इसका सही मात्रक क्या होता है, सरफेस टेंशन का सही मात्रक क्या होता है बच्चों, जल्दी से। हाँ जी, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे तो वेरी गुड। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। बात करेंगे प्रतिबल का यानी स्ट्रेस का, तो इसका सही मात्रक क्या होता है बच्चों, इसका सही मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और अब बात करेंगे विकृति का यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, याद रखना है, ये मात्रकहीन होता है ना, इसका कोई भी ऐसा ही मात्रक नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल सेकंड। तो पास्कल सेकंड किसकी ऐसा यूनिट है, अभी मैंने बताया था आपको, श्यानता की, विस्कोसिटी की, ठीक है। और एक और यूनिट होता है इसका, क्या होता है, पोआइज। याद रखना है, श्यानता का एक और ऐसा यूनिट होता है पोआइज, अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। एक मिनट जाना नहीं है, सुन लीजिए दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, विनती है आप लोगों से, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि फीडबैक में यही कहो कि सर सब समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अगर आपको जहां लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो आप बोलिए, लेकिन अपना फीडबैक जरूर देना है हर एक स्टूडेंट को। यदि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, नहीं आया है तो भी आपको फीडबैक देना है। आपके फीडबैक से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा खुशी होता है गाइज, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट जो है फीडबैक देंगे, और उम्मीद है इस वीडियो पे 100 से भी प्लस स्टूडेंट फीडबैक देंगे। उम्मीद है, मेरा एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से। अब देखना यही है कि आप 100+ स्टूडेंट इस क्लास का फीडबैक देते भी हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।